नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर निर्णय पीसीएस में। हमने पिछली वीडियो में मार्ले मिंटो सुधार, यह जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार था, वहां तक के एक्टों को कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को कवर करेंगे। हम लोग पॉलिटी के इस श्रृंखला में जो भी एक्ट जो हैं, जिसमें संवैधानिक विकास कहा जा रहा है, तो संवैधानिक विकास की श्रृंखला को कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने 1909 का मार्ले मिंटो सुधार तक कवर कर लिया है। आगे जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 एक्ट, इसको समझ रहे हैं। तो इसके थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। देखिए, 1916 तक के घटनाक्रम को आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तो होम रूल आंदोलन चल रहा था एनी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में। तो ये होम रूल आंदोलन ने कहीं ना कहीं भारत सरकार पर यह दबाव डाल रखा था कि वो भारत के लिए कुछ अच्छा काम करें। इसी क्रम में गांधी जी का आगमन हो गया था। दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गए थे और इसी दौरान खिलाफत आंदोलन जैसी चीजें भी शुरुआत होने की कगार पर थी। तो हम कुल मिला के कहें तो ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव था। उसी दबाव में 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की। घोषणा क्या थी कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे। अच्छा, जो होम रूल आंदोलन जो चल रहा था, उस होम रूल आंदोलन की विशेषता यही थी कि उसमें एक खुद की सरकार बनाने की डिमांड की थी। जो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चल रहा था, उस मूवमेंट की ही डिमांड थी कि एक अपनी सरकार, स्वयं की सरकार बनाने का मौका दिया जाए प्रांतों के लेवल पर, स्टेट लेवल पर। उसी क्रम में ब्रिटिश ने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन करेंगे। और इसी उत्तरदायी सरकार के गठन के रूप में 1919 का एक्ट बनाया गया। और इसी एक्ट को बनाने के लिए उस समय जो सचिव थे मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड वायसराय थे, तो इन दोनों लोगों ने इस एक्ट को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है ना। 1919 वाले एक्ट को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मॉन्टेग्यू है वो सचिव हैं और जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक्ट की क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को थोड़ा विस्तार से समझिएगा। तो इस एक्ट की जो पहली विशेषता ये थी कि जो प्रशासनिक विषय होते थे, जैसे आज हम राज्य सूची कहते हैं, केंद्र सूची कहते हैं, तो उसी प्रकार से प्रशासन के विषयों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, या एक केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय। जैसे आज संघ सूची और जो संवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, वो दरअसल यहीं से निकल के आता है। पहले क्या होता था कि केंद्र के लेवल पर भी कानून बनाने का काम होता था और वो सारा काम गवर्नर जनरल के कंट्रोल में होता था, वायसराय के कंट्रोल में होता था। इस वाले एक्ट में कहा गया कि प्रांत के लेवल पर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग प्रांतों को होगा और केंद्र के लेवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। तो हम ये अगर आसान भाषा में ये कहें तो इस वाले एक्ट के माध्यम से प्रांतों को अपने कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्रांतीय विषय हुआ करते थे, हमने कहा केंद्र के विषय अलग, प्रांत के विषय अलग। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रांतीय विषयों को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। महत्वपूर्ण बात, इसको ध्यान करिएगा। हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सुशासन और कृषि, ये सारे सब्जेक्ट शामिल थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हस्तांतरित विषय जो ट्रांसफर किए जा सकते थे, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सुशासन और कृषि जैसे मुद्दे शामिल थे। उसके बाद जो आरक्षित विषय हैं, उसमें पुलिस, न्याय, जेल, भूमि, राजस्व और वित्त, फाइनेंस से संबंधित जो मामले होते हैं, वो आरक्षित विषय में रखे गए। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में डिवाइड किया गया। आरक्षित हस्तांतरित जो विषय थे, उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सुशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सुशासन और कृषि जैसे मुद्दे शामिल थे।
और आरक्षित विषय में पुलिस, न्याय, जेल, भूमि, राजस्व और वित्त जैसे मामले शामिल थे। क्लियर है। एक और बात समझेंगे कि जो हस्तांतरित विषय थे, इन विषयों को गवर्नर जनरल मंत्रियों की सहायता से काम करता था इन पर, यह हम कहें गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थी ये सारे विषय। और जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर जनरल कार्यपालिका की सहायता से निर्णय लेता था। दोनों बातें अलग अलग है। जो हस्तांतरित विषय है उस पर जो वायसराय है वो मंत्रियों की सहायता से काम करता है, उनकी सहायता से ही डिसीजन लेता है। और आरक्षित विषयों पर कार्यपालिका के लिए दूसरी बात बताएं, ये विषय जो हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, वायसराय के कंट्रोल में थे। लेकिन ये जो विषय है वो वायसराय चाहे तो निर्णय ले, नहीं ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाले विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार वायसराय को ही है ना। कार्यपालिका निर्णय ले सकती है। क्लियर। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। इस वाले एक्ट की दूसरी विशेषता यह है कि पहली बार देश में द्विसदनी व्यवस्था, दो सदनी वाली व्यवस्था, जिसको हम लोकसभा राज्यसभा जो कह रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1919 वाले एक्ट में आया है। ठीक है। आगे वायसराय परिषद में आपको याद होगा मार्ले मिंटो सुधार जो हमने आपको पढ़ाया था, उस मार्ले मिंटो सुधार में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस नाम के व्यक्ति को पहली बार वायसराय की परिषद में शामिल किया गया था। 1919 वाले एक्ट में कहा गया कि अब गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद में 3 भारतीयों को होना अनिवार्य है ना। अब 3 भारतीय शामिल करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे की बात करते हैं। इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि लंदन में एक उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख सचिव होगा। याद होगा सचिव का पद 1858 वाले एक्ट में शामिल किया गया था। जो आप देख रहे हैं कि मॉन्टेग्यू सचिव है यहाँ पर, तो इन सचिव की पोस्ट, इनके कार्यालय, इनका एक कार्यालय होगा जिसको कह रहे हैं एक उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया जाएगा लंदन में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये बात किस एक्ट में कही गई? 1919 वाले एक्ट में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस एक्ट में कहा गया कि संपत्ति के आधार पर मतदान दिया जाएगा। भारत के लोगों को मतदान का अधिकार प्रॉपर्टी के अनुसार दिया गया कि जिनके पास संपत्ति होगी उनको मतदान का अधिकार होगा, या कहें तो सीमित मताधिकार की बात की गई थी 1919 के एक्ट में। ठीक है। 1919 के एक्ट में अगला प्रावधान यह किया गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और हम समझ जानते हैं 1924 में एक ली कमीशन का गठन किया गया था जिसने सिफारिश की थी, और फिर 1926 में जाकर के एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है जिसको हमारे यूपीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस वाले 1919 वाले एक्ट में एक बात और कही गई थी कि जो केंद्रीय बजट होता है, केंद्र सरकार का जो बजट था उसको प्रांतीय बजटों से अलग कर दिया गया। कहें केंद्र से प्रांतों के बजट को अलग कर दिया गया। पहली बार प्रांतों को अपने अपने बजट बनाने का अधिकार दिया गया। कुल मिलाकर सीधी बात यह है। ठीक है। इस वाले एक्ट में एक और बात कही गई थी कि अब हम 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे जो ये डिसाइड करेगा कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाए या ना किया जाए, जिसको 1927 में हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, है ना। आप ध्यान रखेंगे इस 1919 वाले एक्ट में कहा गया था कि हम 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करेंगे। 10 वर्ष बाद 1919 के बाद 1929 में 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन साइमन कमीशन 1927 में भारत गठन किया गया और 1928 में भारत आ गया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हम वहां कवर करेंगे क्यों ये सारी चीजें की गई थी, लेकिन जिस वैधानिक आयोग के गठन की बात की जा रही है वो साइमन कमीशन था। ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन करने की बात की गई इस एक्ट में। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस एक मंडल हुआ करता था जिसको नरेंद्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, आपसे कभी भी किसी एग्जाम में पूछ लेंगे कि नरेंद्र मंडल का संबंध किससे है, तो संवैधानिक विकास से है। कब गठन किया गया? तो 1921 में इसका गठन किया गया था, 1921 में, है ना। इसको इंग्लिश में कह रहे हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, है ना। इसका गठन किया गया। इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 120 थे। इसका जो प्रमुख हुआ करता था वो वायसराय हुआ करता था। तो ये 1919 वाले एक्ट की प्रमुख विशेषता है। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं दोबारा कि 20 अगस्त 1917 में सरकार ने घोषणा की कि हम उत्तराधारी सरकार का गठन करेंगे, और फिर 1919 के एक एक्ट बनाया गया जो वर्ष 1921 में लागू हुआ था,
है ना। एक्ट 1919 में बन गया था लेकिन लागू 1921 में लागू हुआ है। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय सचिव मॉन्टेग्यू थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे, दोनों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया, उनके नाम पर इस एक्ट का नाम दे दिया गया। इस एक्ट की जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं कि प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया, एक को केंद्रीय विषय और दूसरे को प्रांतीय विषय कहा गया, या कहें प्रांतों को अपने कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार केंद्र के बजट से राज्य प्रांतों के बजट को अलग कर दिया गया। प्रांतीय विषयों को पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि शामिल था। आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त शामिल था। उसके बाद देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, लोकसभा राज्यसभा कह रहे हैं। वायसराय परिषद में 3 भारतीयों को होना शामिल था और लंदन में एक उच्चायुक्त कार्यालय के गठन करने की बात की गई थी, है ना। एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई जो 1926 में हुआ। संपत्ति के आधार पर मतदान करने की बात कही गई और 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन करने की बात की गई थी, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।